क्लास 8 SST chapter 2 from trade to territory. थर्ड वीडियो बनाने वाला हूं and I will try my level best to complete the chapter, क्योंकि ऑलमोस्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश जो कंपनी है उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी और वो कैसे इंडियन टेरिटरीज को क्लेम कर रही थी। तो अब हम बात करते हैं क्लेम वर्ड से ही शुरू करते हैं। जो अगला टॉपिक ले रहे हैं पेज नंबर 16 के ऊपर, द क्लेम ऑफ पैरामाउंट सी। अब ये लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड हेस्टिंग पीरियड क्या था इसका 18 to 1823, 10 साल के लिए। अब ये ध्यान रखना ये पीरियड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार बुक के अंदर कोई टॉपिक आगे और कोई टॉपिक पीछे, तो रिफॉर्म अगर जो मैंने बताया था कंपनी अपने अंदर रिफॉर्म कर रही थी ताकि वो इंडिया को की टेरिटरीज को अच्छे से कब्जा कर सके, ऑक्यूपाई कर सके, साथ ही साथ टेरराइज कर सके, डरा के रख सके, साथ के साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर कर सके, ताकि वो अपने आप को प्रॉपरली स्टैब्लिश लंबे टाइम तक यहाँ रख सके। उसके लिए जो है डेट्स का बड़ा कि कौन से स्टेप्स कब उठाए गए उसका डेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कोई स्टेप्स बाद में उठाए, कई स्टेप्स पहले उठाए, तो ये आपको इस डेट से ही पता पड़ेगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग का जो पीरियड था वो यहाँ पे था। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी की पॉलिसी के हिसाब से पैरामाउंट सी सुप्रीमेसी, इसके हिसाब से जो था कंपनी ये क्लेम करती थी पॉलिसी की द पावर ऑफ कंपनी वाज पैरामाउंट एंड सुपीरियर टू इंडियन स्टेट। इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग द इंडियन स्टेट्स इफ इंटरेस्ट वाज थ्रेटन। मतलब कंपनी का इंटरेस्ट किसी भी तरीके से थ्रेटन होगा तो वो उसको इंडियन स्टेट को अपने में शामिल कर लेंगे, इंडियन स्टेट को पहले थ्रेटन करेंगे, वार्न करेंगे और उसके बाद में उस पर अटैक कर देंगे। तो ये एक तरह की पॉलिसी थी और इसमें उन्होंने कई स्मॉल जैसे कर्नाटका के कित्तूर और जो था वो अपने आप में बड़ा मामूली छोटा सा था, वो तो क्या तो उसका मुकाबला करता कंपनी का, लेकिन इसको के नाम से इस पॉलिसी के को लेकर उन्होंने इस जो है उसको स्मॉल स्टेट को भी हथियार लिया। रानी चिन्नप्पम took anti-British resistance. She died in prison in 1829. इसके बाद struggle was continued in रैनान। रैनान एक पुअर चौकीदार था और उसको पकड़ा और उसको जो है वो हैंग कर दिया, फांसी लगा दी 1830 में। अंडर दिस पॉलिसी The company also entered into Afghan। अब फर्दर हम बात करते हैं कि जो है कंपनी जो है वो entered into other state like अफगान के साथ में वार में एंगेज हुए। वो 19th सेंचुरी में रशियन एक्सपैंडिंग, रशियन जो उस तरफ से थे वो भी एक्सपैंड कर रहे थे। तो इस इंडिया कंपनी को डर था कि भाई रशियन कहीं इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है अपने उस तरफ से आ नहीं जाए, तो इस वजह से दे फॉट प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगान्स। कब से 1838 से 42, 1838 से
42। ठीक, आगे अफगान। आफ्टर डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, the East India Company fought 2 prolonged wars with Sikhs, and Punjab was annexed by the company 1849। और आपने भी शामिल कर लिया तब 1849 रणजीत सिंह जी के बाद। रणजीत सिंह जी was a very powerful और famous popular emperor of पंजाब। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। ये बड़ा फेमस है और ये हमारे जो है ये लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी एक जगह भी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिल स्टेशन है, इनके नाम से ही गवर्नर जनरल है थे इंडिया। कब से कब तक? 1848 टू 1856। भाई इन्होंने एक पॉलिसी बनाई इनके टाइम में, वो था ये कि इसके हिसाब से he introduced a doctrine of lapses which state that a dependent state would be passed to company if the ruler without natural hire died without natural hire। मतलब अगर कोई रूलर है किसी भी स्टेट का, डिपेंडेंट स्टेट का, और नेचुरल हायर नहीं, मतलब उसका कोई सन नहीं है, तो पहले जो पॉलिसी थी कि वो अडॉप्ट कर लेते थे मुगल्स में, मुस्लिम राजा हो या हिंदू, तो वो एडॉप्ट जो सन होता था, एडॉप्टेड सन होता था, वो आगे वारिस हो जाता था उसका। लेकिन अब ये पॉलिसी के हिसाब से डलहौजी में उन्होंने कहा कि ये अब आगे होगा नहीं ऐसा, और वो हमारी कंपनी में शामिल हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा कंपनी का। इसको लेके जो पहले अडॉप्टेड जो सन को तो थ्रोन का जो इनहेरिट थ्रोन मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी। अब इसके लिए इसमें उन्होंने किस किस को शामिल एनेक्स किया, मिलाया, वो था सतरा, झांसी, नागपुर, संबलपुर एंड उदयपुर। अब बात करते हैं सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब आगे की फर्दर बात कर लेते हैं सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल जो थे वो थे 1773 टू 1785। अब मैंने आपको डेट्स के इम्पोर्टेंट इसलिए बताया कि वॉरेन हेस्टिंग्स की जो बात चल रही है इसका मतलब ये बहुत पहले आए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो बाद में 1830 टू 1823 और ये है, तो पहले जो है ये बाद की बात चल रही है। जो रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे वो इनके टाइम में लागू हो चुके थे, मतलब व्हाटएवर रिफॉर्म्स ही हैव वर्कड आउट that would benefited that to the company during this period। okay, तो हम अब ये पढ़ेंगे जो इस बुक के अंदर तो बाद में टॉपिक आया, लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री के अंदर ये पहले अकर हुआ था। तो ये इसलिए डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको देखते रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कब क्या अकर हुई थी, और जब ये चीज़ें इनके टाइम में अकर हुई थी तो उसका बेनिफिट जो है इनको मिला था, जिसकी वजह से ये सारी जो चीज़ें कर पाए थे बड़े इजीली वो कर पाए थे, चाहे वो क्लेम ऑफ बायोनॉटिसी हो, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। तो क्या था वो थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, ऐसी बात है तो कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। पहली बात तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, तो ये तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सेकंड बात है कि अंडर दिस पीरियड ही एक्वायर्ड पावर कहाँ पे एक्वायर की थी? बंगाल, मद्रास जो चेन्नई अभी ना, बंगाल मतलब कोलकाता,
था, क्योंकि उनको जो एक्चुअल में था मुंबई या इस तरह का जो मराठी वर्ड था उनको प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी आती थी, तो उन्होंने बॉम्बे वर्ड दे दिया था। अब उसका नाम चेंज करके मुंबई कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत जगह बॉम्बे से ही फेमस है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उसको डिवाइड किया प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेसिडेंसीज एरिया। अब प्रेसिडेंसी से डिवाइड करने के बाद में यूनिट को ईच प्रेसिडेंसी इज वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। मतलब अब क्या है कि अगर मैं आपको आज के टर्म्स में समझाऊं, तो अगर समझाऊं कि जैसे सपोज एक कंट्री है या एक स्टेट है, तो स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होगी, एक कंट्री है तो अलग अलग स्टेट होगा। तो इसी तरह सपोज स्टेट एक कंट्री है तो इंडिया एक कंट्री है, और इंडिया कंट्री के अंदर जो सुप्रीम हेड है वो कौन है? अगर अपन मानते हैं अभी गवर्नमेंट के हिसाब से डेमोक्रेटिक इंडिया कंट्री है और कंट्री का सुप्रीम हेड प्राइम मिनिस्टर है, और अलग अलग स्टेट में कौन है? सीएम है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में सीएम है। अब हम उसी के पैटर्न में अगर इसको देखें, बस थोड़ा सा अंतर है, पर समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, हालांकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेसिडेंसी से उसमें ईच प्रेसिडेंट जो पोर्शन है स्टेट का, उसका हैंडल करता है गवर्नर। तो और गवर्नर जितने भी होते हैं उनका हेड जो है कौन होता है? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे बड़े इंडिया के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर मेन हेड, और उनके अंडर में जो जितने बड़े बड़े प्रेसिडेंसी हैं उन सबका जो हेड है वो गवर्नर। ताकि क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वुड बी कैरिड आउट। एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन एक बार वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पोर्शन का एरिया को बोल दिया कि आप संभालो, वो फर्दर अपने अंडर में रिक्रूट कर लिया उन्होंने, अपने अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप किया। तो फर्दर वो जो चीज़ एरिया जो है, जैसे 10 काम है तो 10 काम वो देखेंगे, लास्ट में रिपोर्ट इनको करेंगे, इनको बताएंगे कि ये काम हो गया, ताकि एफिशिएंट हो सके। और जैसे मैंने बताया इफिशिएंटली हमारे यहाँ पे हमारे ऊपर राज कर सकें, रूल कर सकें लंबे टाइम के लिए। और इसका बेनिफिट लॉर्ड हेस्टिंग को, इसके बाद में आपके डलहौजी को और आने वाले कई लोगों को जो क्या कहते हैं आपके गवर्नर जनरल्स को मिला। अब बात करते हैं प्रॉपर। तो आज के बाद में उन्होंने क्या किया, एक चीज और की, सबसे उन्होंने जो है वो सजेशन फ्रॉम पंडित और मौलवी टू मेक न्यू लॉज। पहले इंडियन जो लॉज है बेसिकली राजा किंग, और किंग के साथ में कन्वर्स जो किंग जो सलाह मशवरा करता था, सजेशन लेते थे, ताकि वो थे मौलवी और पंडित। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो वो जो लॉज थे पुराने इंडिया के, उसको समझने के लिए किंग के जो पंडित थे या जो पंडित थे और मौलवी थे, उनके साथ में मीटिंग की, उनके साथ में ट्रांसलेट किया पुराने लॉज को और समझने की कोशिश की कि क्या है एक्चुअल में। और फिर जो प्रॉपर तरीका नहीं था, इस वजह से उसको ठीक ठाक किया। तो ये सारा पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं।
अब जुडिशरी में मौलवीज एंड हिंदूज वर अंडर द टाइटल ऑफ जुडिशरी, जो पेज नंबर 18 के अंदर मौलवीज एंड हिंदूज वर कंसल्टेड टू मेक इंटरप्रिटेशन फॉर ट्रेडिशनल लॉज प्रेवलेंस इन इंडिया। तो पहले से जो ऑलरेडी लॉज थे उसको समझने के लिए उनकी हेल्प ली गई। फिर 1775 में अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज वर कंपाइल्ड बाय 11 पंडित। कब 77 में 11 पंडित से डाइजेस्ट बनाई गई जो हिंदू लॉज थी। इसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था N.B. Elhead ने। अब in 1772 a new system of judiciary was established. Under this system each district have two courts, दो कोर्ट्स रखे, एक तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट को देखने वाले कौन थे? वो काजी थे और मुफ्ती थे। और सिविल कोर्ट को यूरोपियन कलेक्टर ने अपने वो देखते थे। क्यों देखते थे वो? क्रिमिनल में तो फिर चलो ठीक है, छोटा मोटा है, क्रिमिनल केस है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रेवेन्यू से रिलेटेड ज़्यादा था, ये दीवानी या फिर कहें आप सिविल कोर्ट। इसलिए इसमें वो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम ही उसको देखते थे। द कोर्ट वाज अंडर द यूरोपियन कलेक्टर। ये हो गया आपके, मैंने बता दिया आपको, बाय रेगुलेशन एक्ट 1773 a सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप और कलकत्ता के अंदर 1773 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक रेगुलेशन एक्ट के अंदर established। by 1778 a code of Muslim law was also कोड ऑफ मुस्लिम लॉ भी कंपाइल की गई। अब बात करते हैं सिविल सर्विस की। द लॉर्ड कार्निवाल इंट्रोड्यूस अ सिविल सर्विसेज टू इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट इन इंडियन टेरिटरी। अब ये बात है, हम देखें तो फर्दर कलेक्टर, और आपको पता है कलेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कलेक्टर जो होती है उनकी एक प्रोसीजर होता है कलेक्ट करने का, और उस टफ कंपटीशन से वो कलेक्टर जब यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू पास होकर आते हैं अभी आज की तारीख में, उसके बाद में उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद में जब वो संभालते हैं डिस्ट्रिक्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो बहुत एफिशिएंटली सारा वर्क हैंडल करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, और अगर हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कलेक्टर जो होते हैं वो अपना काम कैरी आउट करते हैं, और उसके एक्सपीरियंस के साथ में वो आगे सेक्रेटरी लेवल पे भी वो काम करते हैं। और जितने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं उतना ज़्यादा वो हायर लेवल पे जाके और बेटर रिजल्ट देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो एक सर्विस थी वो सिविल सर्विस थी जो स्टार्ट की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब वाला ये पहले अपॉइंट करते थे 1853 में, और उसके बाद में कंपटीशन एग्जाम से स्टार्ट हो गया। और कलेक्टर के क्या था, तो पहले स्टार्ट में तो रेवेन्यू कलेक्शन था, फिर उसके बाद में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना था, ये सारी चीज़ें थी बेसिक। लेकिन आज के तारीख में कलेक्टर के क्या जॉब होता है आपको पता ही है। द कंपनी आर्मी, अब कंपनी आर्मी की बात करें तो कंपनी की आर्मी में बेसिकली पहले कॉलोनियल रूल के टाइम में इंडिया जब आए थे तो न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, बट द पावर रेस्टेड ऑन आर्मी स्ट्रेंथ। अब जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, कई पॉलिसी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जब 1 to 1 आगे वॉर होगा तो वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथ पे ही सब कुछ
डिपेंड करती थी। और मुगल आर्मी वाज बेसिकली कंपोज ऑफ कैवरी, मतलब सवार ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्सबैक और इन्फेंट्री दैट आर पैदल फुट सोल्जर्स। दे वर गिवन ट्रेनिंग। बाद में क्या है, इनको ट्रेनिंग दी थी आर्चरी की। आर्चरी मतलब आपको पता है ये, ठीक है। और यूज ऑफ सोर्ड की। तो सोर्ड तो पहले भी इंडियन सोल्जर्स यूज करते थे। आपको पता महाराणा प्रताप जो थे, उनका जो बॉडी के ऊपर वो जो पहनते थे कवच, और वो कितना किलो का था, और उनकी सोर्ड अभी भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कई जो यहाँ पे इंडियन किले हैं, तो वहाँ पे आपको फोर्ट के अंदर सोर्ड या उनके जो वेपन्स हैं, जिनके थ्रू वेपन्स तो क्या बोलेंगे, जो उनके हथियार हैं, जो जिसके थ्रू लड़ते थे, वो आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में टाइम भी मिल जाएगा, जिससे आपको पता पड़ेगा। सोर्ड तो हमारे यहाँ पे बहुत पहले से यूज होते थे, भाले बहुत पहले से यूज होते थे, ढाल और इस तरह की चीज़ें बहुत पहले से यूज होती थी। लेकिन इन्होंने 18वीं सेंचुरी में कई चीज़ें चेंजेस की, क्योंकि अवध और बनारस वालों ने अपने सैनिकों को अलग तरीके से रिक्रूट करना स्टार्ट किया। इससे पहले तो जो निजाम के टाइम में या मुगल टाइम में क्या था, एक्चुअल में जो जमींदार हुआ करते थे, लोकल्स भेजते थे जो सेना के काम में आते थे। सैनिक एज सैनिक को ड्रेस कोड ऐसा ज़्यादा होता नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बाकायदा अंग्रेज जो इंग्लिश के पीरियड में कंपनी के अंदर इन्होंने जो अवध ने और बनारस में रिक्रूटमेंट के लिए और प्रोफेशनल सोल्जर को रिक्रूट ट्रेनिंग करने के लिए जो सिस्टम अपनाया था, वही अपनाया सिस्टम। और इसका इनको वर्ड दिया सिपोए, या हम बोले सिपाही हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर होगा सोल्जर। अब ये फर्दर 19वीं सेंचुरी जब ये अफगानिस्तान में और बर्मा में, इजिप्ट वगैरह में जाके सोल्जर हैं, तो वो आर्म थे मस्कत से और मैटलॉक से। तो मैटलॉक से होने की वजह से क्या है कि ये एक तरीके से हैवी गन होती है, और आगे उन चीज़ों से लड़ने के लिए भैया ऐसा तो काम चलेगा कि आप तलवार लेके जाओगे, केवल आपके पास में कुछ भी नहीं है और सामने वाले के पास में गन, उस टाइम की गन थोड़ी अलग होती होगी, लेकिन फिर भी अगर वो भी होगी तो आपकी आर्मी तो आधी यूं ही खत्म हो जाएगी। तो हालांकि उस टाइम में तो भी कई बार ऐसा होता था कि आपको वार में तो आपको जाना पड़ता था। आपका स्टार्ट का जो कुछ सोल्जर जो थे वो बेचारे यूं ही शहीद हो जाया करते थे, क्योंकि वो आगे जाते थे और वो जब फायर करते थे तो खत्म हो जाते थे। उसके बाद में जब सेकंड टाइम वो बुलेट या फिर वापस यूज नहीं कर पाते थे, तब तक वो सेकंड जो लेन वाले सोल्जर थे वो जाते थे, लेकिन फर्स्ट लेन वाले सोल्जर यूं ही मारे जाते थे। तो इस तरह इसको देखते हुए 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश बिगेन टू अपग्रेड देयर आर्मी, और उसके लिए उन्होंने साथ में अपने ड्रेस कोड भी उन्होंने रख दी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें थी क्रिएटेड प्रॉब्लम, कास्ट एंड कम्युनिटी, अलग अलग जगह से आते थे, अलग अलग कास्ट के होते थे। और यहाँ इंडियन में तब कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, तो उस कास्ट और कम्युनिटी से कुछ था। तो हमने उस टाइम में प्रोफेशनल सोल्जर कैसे बने, उसके लिए ब्रिटिश ने बहुत ट्राई की थी इंडियंस को बनाने की। कंक्लूजन अब कंक्लूजन करें इस पूरे चैप्टर का, तो ये है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल। जाहिर सी बात है, तो आप पूरा समझ गए होंगे। द अराइवल ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी 19th सेंचुरी एडेड टू प्रोसेस। 19th सेंचुरी में नया सिस्टम ऐड किया गया। अब उन्होंने कुछ रूट्स जो है सी रूट को बिल्कुल अच्छे से कर दिया अपने लिए। अगेन
कुछ फैमिली भी बात आने लगी 1857 के बाद में, और उन्होंने तकरीबन 63% पॉपुलेशन पे, 78 पॉपुलेशन के अंदर और 63% टेरिटरी पे हम लोग को ऑक्यूपाई कर लिया। और ये जो येलो दिख रहा है आपको, वो अंडर द ब्रिटिश रूल है, और बाकी जो है ऑरेंज वो ब्रिटिश रूल के अंडर में नहीं। तो आप देख लो, मैप सारा देख लेना इससे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पता पड़ेगा कैसे इंडिया जो है वो धीरे 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 करके ब्रिटिश कंपनी के अंडर में चला गया। सबने बहादुरी से लड़ा, लेकिन केवल अपने पे आई तब। अगर एक बार भी सब साथ मिलके लड़ा होता तो ब्रिटिश जो है वो कभी भी इंडिया से ऑक्यूपाई इंडिया को नहीं कर पाते इतने टाइम तक, और हम ये चैप्टर ट्रेड टू टेरिटरी नहीं पढ़ते। लेकिन इसके फैक्ट्स पढ़िएगा और इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रीड करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।